हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेनिया में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में राज्य व्यवस्था में पढ़े थे भाग 1, भाग 2 भी क्लियर कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भाग 3, जिसमें हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार में टोटल 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भाग 3। मौलिक अधिकार, इसमें टोटल आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। चलिए पहला शुरू करते हैं आर्टिकल 12। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? मौलिक अधिकार का जो भी परिभाषा है कि मौलिक अधिकार क्या है, उसका परिभाषा अनुच्छेद 12 में दिया गया है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि अनुच्छेद 12 क्या है, तो क्या है? मौलिक मौलिक अधिकार का परिभाषा। मौलिक अधिकार होता क्या है? तो जन्म के साथ जो भी हम लोग को कानून या संविधान के द्वारा प्राप्त अधिकार हैं, उसी को मौलिक अधिकार कहते हैं। जैसे पढ़ने के अधिकार, बोलने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, शादी ब्याह करने का अधिकार, ये सारा अधिकार जो भी आपको पर्सनल मिलता है, उसी को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। तो अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार का परिभाषा दिया हुआ है। अब आता अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 13 अल्पीकरण, यानी कि उसे कम कर सकता है। कौन कम कर सकता है? तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कम कर सकता है आपका मौलिक अधिकार को। अब वो कम करेगा क्यों? तो इसलिए कम करेगा, जैसे कि मान लीजिए आपको अधिकार है कि आप आंदोलन कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार है आपको। अगर आप नाराज है सरकार से और आप रोड पर जाके आप आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम कर दे रहे हैं, हड़ताल कर दे रहे हैं, आपके अधिकार, मौलिक अधिकार की वजह से जो आपको अधिकार दिया हुआ है, उसके वजह से अगर किसी और का अधिकार का हनन होगा, तो इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि उसमें अल्पीकरण, यानी कि उसमें कानून बनाता है और उसमें कुछ कुछ संशोधन करके उसे कम कर देता है। तो अनुच्छेद 13 क्या है? तो अल्पीकरण। आपके कारण अगर किसी का भी अधिकार में कोई भी हनन होता है, तो उसको अल्पीकरण करना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही कर सकता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समान समानता, यानी विधि के समझ समानता। विधि होता क्या है? तो विधि का मतलब होता है कानून। जैसे हमारे देश में जो भी कानून है, अगर मेरे लिए जो कानून बना है वो आपके लिए भी कानून वही बना है। मतलब आप सब कानून के सामने जो भी व्यक्ति है, सब एक समान देखा जाएगा। महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, विदेशी तक भी होगा, तो सबको सब कानून के सामने सब एक समान होंगे। तो क्या दिया है इसमें? विधि के समझ समानता। अगर मान लीजिए आप कोई एक लड़की हैं और अगर आपको कोई तकलीफ है, अगर आप थाना या पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो वहाँ के जो थानेदार हैं या वहाँ के जो पुलिस हैं, वो ऐसा आपको कभी नहीं कर सकता कि आप महिला हैं तो आपका कोई भी केस नहीं लेंगे। या कोई बुजुर्ग है वो जाता है तो उसको भी ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। यानी कि जो भी कानून है सबको बराबरी का अधिकार देता है। ठीक, ये अनुच्छेद 14 के अनुसार।
अब आते हैं अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? जाति, धर्म, लिंग ये सब में कोई भेदभाव नहीं होगा, इन सब का समानता, यानी जाति का समानता, धर्म का समानता, लिंग का समानता, यानी लिंग के नाम पे आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के नाम पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म के नाम के साथ भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पे बहुत होता था पहले, अगर देखा जाए एंशियंट टाइम में देखा जाए तो महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन लोगों को समाज में बैठने नहीं दिया जाता था, उनको नौकरी नहीं करने दिया जाता था। धर्म के नाम पे कितना लड़ाइयाँ हो चुका है, मुस्लिम हिंदू करके कितना लड़ाइयाँ हो चुका है। तो वो सब ना हो, सबको बराबरी का अधिकार मिले, क्योंकि ये मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, सबको बराबरी का अधिकार मिले, इसलिए अनुच्छेद 15 बनाया गया। अनुच्छेद 15 में यही बताता है कि लिंग का समानता, जाति का समानता और धर्म का समानता। लिंग, जाति, धर्म, समानता। अनुच्छेद 15 में कुछ संशोधन भी हुए हैं, तो अनुच्छेद 15 में संशोधन हुए हैं तो उसके बारे में कुछ बताता हूँ। अनुच्छेद 15 का सी, 15 का सी ये क्या है? तो इसमें जब संशोधन किया गया तो मौलिक अधिकार को लेकर के इसमें दो इंपॉर्टेंट है, 15 का सी और 15 का डी, ये दो मेन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो 15 का सी में क्या किया गया ना कि सरकार तो कानून बना दिया कि हाँ महिलाओं के लिए भी बराबर कानून बने रहेगा, बच्चों के लिए सब बराबर कानून रहेगा, मौलिक अधिकार सबके लिए बराबर होगा, लेकिन फिर भी सही से काम नहीं हो रहा था। तो उसको मद्देनजर रखते हुए संशोधन किया गया और संशोधन करके 15 के सी में महिलाएं और बच्चों को स्पेशल अधिकार दिया गया कि स्पेशल अधिकार दिया गया, अगर आपके साथ कोई भी अधिकार में अगर हनन होता है, आपको कोई भी दिक्कत पहुंचता है, तो आप 15 सी के अनुसार आप न्यायालय जा सकते हैं, वहां जाके आप केस दर्ज कर सकते हैं कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है, मुझे पढ़ने नहीं दिया गया, मुझे काम करने नहीं दिया गया, मुझे लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया। तो इसलिए महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल 15 का सी में कानून संशोधन करके कानून बनाया गया। तो 15 का सी महिला और बच्चों को स्पेशल छूट। 15 का डी में क्या बताया गया? तो हमारे समाज में ऊंचे वर्ग के भी लोग रहते हैं, निम्न वर्ग के भी लोग रहते हैं, मध्य वर्ग के भी लोग रहते हैं। निम्न वर्ग के लोग को हम लोग एससी और एसटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एससी और एसटी कहते हैं। तो 15 के डी में संशोधन करके एससी और एसटी लोगों को मौलिक अधिकार में स्पेशल छूट दिया गया, कानूनी अधिकार में लोगों को स्पेशल छूट दिया गया और इन लोगों को नौकरी में भी स्पेशल छूट दिया गया। तो एसटी एससी को कानून में स्पेशल छूट। ये तो 15 तक था। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 16, अनुच्छेद 16। अब कितना अच्छा चल रहा है दोस्त, मस्त। अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है कि नौकरी करने का समानता। क्या? नौकरी करने का समानता या अधिकार। पुरुष महिला कोई भी जॉब कर सकती है, नौकरी कर सकती है। अनुच्छेद नंबर 16 के अनुसार किसी भी महिला को, किसी भी लड़की को हम लोग नहीं रोक सकते हैं कि आप जॉब नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसे रोकते हैं तो आप अनुच्छेद 16 का हनन कर रहे हैं। इसके साथ
इसके सहायता लेकर वो लड़की, वो जो महिला है, वो आप पे केस कर सकती है, कानूनी सहायता ले सकती है, क्योंकि सरकार उसे ये पावर दिया हुआ है, उसे ये अधिकार दिया हुआ है कि अनुच्छेद संख्या 16 के अनुसार तुम भी जॉब कर सकती हो। और उसके बाद अनुच्छेद नंबर 17 पे आते हैं। अनुच्छेद नंबर 17 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 17 ये कहता है कि हमारे देश में देखते थे पहले छुआछूत बहुत चलता था। ऊंची जाति, छोटी जाति, गरीब, अमीर, इसको लेकर छुआछूत खूब चलता था। तो छुआछूत को खत्म करेगा आर्टिकल नंबर 17, यानी अनुच्छेद 17 खत्म करेगा किसको? छुआछूत। छुआछूत को अनुच्छेद नंबर 17 के अनुसार खत्म। अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत वाला भेदभाव करते हैं तो आपको अनुच्छेद नंबर 17 के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे देश में बहुत ऐसे ऐसे कांड हो चुके हैं जो छुआछूत को लेकर, बहुत बड़े बड़े कारनामा हो चुके छुआछूत को लेकर। जैसे कि अगर आप सुने होंगे तो केरल में एक घटना सुने थे, जब एक महिला पे मूलकर लगा दिया गया था, यानी कि उनको स्तन ढकने के लिए भी उनको क्या किया जाता था, तो टैक्स देना पड़ता था। और वो तो टैक्स देना पड़ता था, और साथ ही साथ जो रास्ते से वो जाते थे, महिला लोग जो रास्ते से जाते थे या मंदिर के रास्ते से अगर वो जाते थे, तो उनके पीछे ने एक झाड़ू बांध दिया जाता था, महिला और पुरुष दोनों के साथ पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था कि वो जाएगा तो साथ ही साथ वो रास्ता बहराते जाएगा। तो ये सब छुआछूत का कारण था। तो यही सब अगर हमारे भारत में न हो, इसलिए अनुच्छेद नंबर 17 में छुआछूत को खत्म किया गया, छुआछूत खत्म किया गया। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 18 में। अनुच्छेद 18, इसमें बताया गया है उपाधि का अंत। उपाधि का अंत। पहले ना लोगों को उपाधि दिया जाता था, अभी भी लोगों को मिलता है। तो पहले लोगों को, जैसे अकबर द्वितीय, क्या हो रहा है? अकबर द्वितीय जो थे, राम मोहन राय को उपाधि दिए थे राजा का। जब वो लंदन गए थे इनका पेंशन के बारे में बात करने के लिए, तो उसी समय अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा को उपाधि दिया था। तब से हम लोग राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय कहने लगे, तो वो एक उपाधि हुआ। फिर 1915 में अंग्रेज ने महात्मा गांधी को केसर हिंद का उपाधि दिया था। तो ये सब उपाधियां पहले लोगों को दिया जाता था। तो ये उपाधियों को खत्म किया गया अनुच्छेद नंबर 18 के अनुसार। ये उपाधि हमारे जो समाज है, समाज में ये उपाधियां समाज के लिए सही नहीं हुआ करता था या नहीं होता था। इसीलिए कानून ने क्या किया, यहाँ का जो संविधान था, संविधान बनाने वाले ने एक आर्टिकल बनाया जिसमें अनुच्छेद 18 में उपाधि का खत्म कर दिया। अब आते हैं अनुच्छेद 19 में। इसे संविधान का रीढ़ कहा जाता है, अनुच्छेद 19 को। इसे संविधान का रीढ़ कहा जाता है। इसे रीढ़ क्यों कहा जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं, हम लोग को पर्सनल जो मौलिक अधिकार हैं, वो सारा का सारा इसी में निहित है। घूमने का अधिकार, बोलने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, काम करने का अधिकार, संपत्ति बनाने का अधिकार, ये सारा का सारा अनुच्छेद नंबर 19 में है। इसमें टोटल 7 संशोधन हुए हैं। 7 संशोधन अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एक एक करके। अनुच्छेद 19 का 1, 2, 3। अनुच्छेद 19 का 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 का 1 कहता है अभिव्यक्ति का आज़ादी। अभिव्यक्ति का आज़ादी यानी कि आप आज़ाद हैं, इस स्वतंत्र देश में
आपको संविधान कानून ये अधिकार देता है, संविधान अनुच्छेद 1 के अनुसार, कि आप आज़ाद हैं। इस आज़ाद भारत में आप भी आज़ाद हैं, अनुच्छेद नंबर 1 के अनुसार। 2 के अनुसार, अनुच्छेद 2 के अनुसार, 19 के 2 के अनुसार बोलने का अधिकार, UNESCO 2 के अनुसार बोलने का अधिकार आपको मिलता है। जैसे देखते हैं कि आजकल न्यूज में जो डिबेट होता है तो लोग कुछ भी बोल के चल जाते हैं, वो अधिकार मिला कहाँ से? तो अनुच्छेद 19 के 2 के अनुसार, किसके अनुसार? 19 के 2 के अनुसार संशोधन होने के बाद, 19 में संशोधन टोटल 7 हुआ था, तो उसमें 19(2) के अनुसार आपको बोलने का अधिकार दिया गया। आपको कुछ भी बोलना है, सरकार के समझ बोलना है, कानून अपने गार्जियन के समझ बोलना है, अपने दोस्तों के समझ बोलना है, कुछ भी बोलना है, तो वो बोलने का अधिकार आपको दिया गया अनुच्छेद 19 के 2 के अनुसार। ठीक है, अब 3 में क्या बोलता है? हड़ताल, संगठन बनाने का अधिकार। उन्नीस के 3 में के अनुसार आप हड़ताल कर सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आया, अगर मान लीजिए घर में अगर आप पापा से नाराज हैं या मम्मी से नाराज हैं, तो आप घर पर हड़ताल कर सकते हैं। और संगठन, जैसे संगठन होता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप कोई पार्टी, जैसे बीजेपी पार्टी हो गया, कांग्रेस पार्टी हो गई, एक तरह का ये संगठन है जो देश को आगे चला रहा है, तो वही इस तरह के आप पार्टी बना सकते हैं। और 19 के 3 के अनुसार। और जो हड़ताल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे कि हम लोग सड़क पे जो आंदोलन करने के लिए निकल जाते हैं, वहाँ पे रोड जाम कर देते हैं, बहुत सारे लोग गांधी मैदान में बैठ के हड़ताल करते हैं। उनका जो डिमांड होता है, अगर वो डिमांड पूरा ना होता है तो लोग हड़ताल करते हैं, तो उन लोग हड़ताल करने का अधिकार जो दिया गया है 19(3) के अनुसार दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं 19(4) में क्या बताया है। 19 के 4 में क्या कहता है? 19 के 4 में कहता है कि आप घूम सकते हैं, कहीं भी विचरण कर सकते हैं। विचरण मतलब होता है घूमना, कहीं भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। इंडिया को छोड़िए ना, विदेश में कहीं भी आप जा सकते हैं, अनुच्छेद 19 के अनुसार। घूमने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी। 19 के 5, अब 19 के 5 में क्या बताता है कि अगर आप घूम रहे हैं तो घूमिएगा तो जगहों को पसंद आएगा, जगह को पसंद आएगा तो आप वहाँ बस भी जाइएगा। तो इसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं? बस सकते हैं। 19(5) के अनुसार बसने का अधिकार, बसने का अधिकार। इंडिया के किसी भी जगह पे या दुनिया के किसी भी जगह पे आप जाकर बस सकते हैं, लेकिन दुनिया के नहीं, अभी हम लोग इंडिया की ही बात करते हैं। तो इंडिया में आप कहीं भी चाहते हैं कि बस जाएं, वहाँ रहें, तो आप 19(5) के अनुसार आप वहाँ पे बस सकते हैं। और 19(6) में क्या है कि अगर आप बस गया तो उसके बाद आपको कमाना ही पड़ेगा, तो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, कमाने का अधिकार, या संपत्ति बनाने का अधिकार। 19(6) के अनुसार आप काम कर सकते हैं, कोई भी आप संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। इसका मेन मोटिव है संपत्ति अर्जित करके रखना। संपत्ति जितना भी आप कमा रहे हैं उसको आप अर्ज कर सकते हैं, मतलब जमा करके अपने पास रख सकते हैं, ये 19(6) के अनुसार। और 7 में व्यवसाय करने का अधिकार, व्यवसाय, बिजनेस। 19(7) के अनुसार आप इंडिया के किसी भी कोने में जाकर आप व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस आपको पसंद है वो बिजनेस करने का अधिकार जो है
वो आपको 19 के 7 के अनुसार मिलता है। ठीक है, अब 19 का जो भी संशोधन था 1 से लेकर 7 तक पढ़ा दिए। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 20 के पास। शुरू। अनुच्छेद 20 ये क्या कहता है? तो संविधान कहता है कि अगर आप कोई भी गलती किए हैं, कोई भी आप गैर कानूनी काम किए हैं और आपको अगर उसके लिए सज़ा मिला है, तो वो अनुच्छेद 20 के अनुसार अगर आप किसी भी गुनाह का सज़ा एक बार मिल चुका है तो उसके लिए दोबारा फिर आपको दोबारा मतलब सज़ा नहीं मिलेगा। यानी एक गुनाह का एक सज़ा, एक गलती का एक सज़ा। अनुच्छेद 20 में पता चला कि आप गलती किए, मान लीजिए चोरी किए, 1 साल के लिए आपको जेल हो गया। अब 1 साल बाद आप निकलते हैं जेल से, अब घूम रहे हैं, पुलिस वाला देखा फिर कहा कि इसको ले जाओ। ऐसा वो नहीं कर सकता। ऐसा करेगा तो वो अनुच्छेद 20 का हनन कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है। पीछे यही कहता है कि अगर आप कोई भी गलती करते हैं, मर्डर तक करते हैं, अगर आप उसका सज़ा काट चुके हैं तो दोबारा आपको वो उस गलती के लिए सज़ा नहीं मिल सकता है। तो अनुच्छेद 20 में एक गलती का एक सज़ा, एक गलती का एक सजा। ठीक है, अब आते हैं उन्हें अनुच्छेद 20 पर, सॉरी 21 पर। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 21 कहता है निजता का अधिकार, यानी कि पर्सनल लिबर्टी। आपको क्या उसको पर्सनल लिबर्टी जो क्या उसको कहते हैं, पॉज कर। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? राइट टू प्राइवेसी, यानी कि आपको निजता अधिकार देता है। यानी आपको जैसे मान लीजिए आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में आपका बहुत सारा पर्सनल चीज़ रहता है, तो कोई अगर आपका दोस्त उसको देख लेता है और देख के आपको बताता है कि हम ये देख चुके हैं, आपको पता चल गया, तो आप अनुच्छेद 21 के अनुसार आप उस पर केस कर सकते हैं, आप उसको सज़ा दिला सकते हैं कि वो मेरा पर्सनल लाइफ में एंटर किया है, मेरा निजता मतलब मेरा प्राइवेसी पर उल्लंघन किया है। तो अनुच्छेद 21 के अनुसार आप उस दोस्त पे केस कर सकते हैं, उसको सज़ा दिला सकते हैं, क्योंकि आपको संविधान ही अधिकार देता है कि आपका एक पर्सनल लाइफ है तो वो आपका अंदर में रहे, यानी कि वो आप ही तक ही सीमित रहे। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है? निजता का अधिकार। इसमें भी संशोधन हुआ था, इसमें एक संशोधन इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताता हूं। 21 के ए में महिलाओं को और बच्चों को, जो 6 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे थे उन लोग को पढ़ने का अधिकार, जो 6 साल से लेकर बच्चों तक है उन लोग को पढ़ने का अधिकार जो मिला है वो मिला है 21A के अनुसार। और साथ ही साथ जो आप शादी ब्याह करना चाहते हैं किसी भी मनपसंद व्यक्ति से, लड़का हो या लड़की, तो अगर आप शादी करने का अपना मनपसंद से करना चाहते हैं तो 21 का अनुच्छेद 21 के एक अनुसार आप क्या कर सकते हैं, अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ शादी विवाह भी कर सकते हैं। तो वो 21A में था। 21 बता दिए, हो गया। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? तो गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से क्वेश्चन में भी आता है। अगर कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो जिस तरह का मैं शब्द यूज कर रहा हूँ वैसा ही वहाँ एकदम जस्ट टू जस्ट क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा रहेगा कि बताइए गिरफ्तारी से संरक्षण कौन सा अनुच्छेद में है। ऑप्शन दे देगा 21, 20, 19, 18, तो आपको देखना है, ध्यान देना है। सॉरी 22, तो आप 22 रहेगा तो उस पर आप टिक लगा दीजिएगा। जिस तरह का मैं शब्द यूज कर रहा हूँ वैसा ही क्वेश्चन में आता है, इसीलिए मैं हर हिंदी में जो भी देता है वो गिरफ्तारी से संरक्षण या निजता का अधिकार, इसी तरह से क्वेश्चन भी आता है। तो देखते हैं गिरफ्तारी से संरक्षण होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए आप कोई भी गलती किए हैं और अब पुलिस आया आपको गिरफ्तार करने के लिए, तो गिरफ्तार करने आया है तो आपके पास कुछ अधिकार हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। क्या क्या अधिकार हैं? तो अधिकार पहला ये है कि जो पुलिस आपको गिरफ्तार करने आया है, जो भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो भी आपको गिरफ्तार करने आया है,
तो सबसे पहले वो आपको नोटिस दिखाएगा कि हाँ देखिए सर ये नोटिस है, आप ये गलती किए हैं, इस गलती के लिए आपको सज़ा होने वाला है, इसलिए मैं आपको मतलब जो भी गलती किए हूँ उसके लिए मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। सज़ा वाला तो फिर न्यायालय डिसाइड करेगा, गिरफ्तार क्यों करने आया है वो बताएगा नोटिस दिखा के कि इसलिए मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूँ, पहला। दूसरा फिर क्या बताएगा कि अगर आपको थाने लेके चला गया तो वहाँ पर थाने ले जाने के बाद वो आपका ये अधिकार है कि आप अपना एक खुद का वकील रख सकते हैं, खुद का वकील रख सकते हैं। अगर आप खुद का वकील नहीं रखेंगे तो फिर तो न्यायालय आपको कोर्ट में वकील देगा ही अगर आप चाहेंगे तो आप खुद का वकील रख सकते हैं। फिर तीसरा, अगर आपको कोई परिवार नहीं जान रहा है कि आप गिरफ्तार हो चुके हैं तो आपका ये अधिकार है, आप उस थाने में जाकर उस थानेदार को बोल सकते हैं, उसको बताना पड़ेगा। अगर आप गिरफ्तार हो चुके हैं, किसी को नहीं पता गार्जियन को, तो क्या है कि आप उनको बता सकते हैं, थानेदार उनके गार्जियन का आपको बताएगा, सूचना पहुंचाएगा कि हाँ ये आपका जो भी लड़का है या लड़की है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आपको ये 3 अधिकार यहाँ पे अनुच्छेद 22 में मिलता है। ठीक, पहला कि आपको, पहला हो गया कि आपको सूचना देगा कि किस लिए गिरफ्तार कर रहा है। दूसरा, आप वकील रख सकते हैं। तीसरा, आपको परिवार को बताएगा कि हाँ किस लिए ये गिरफ्तार हुआ है और गिरफ्तार किया गया चुका है। आप देखते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 बाल शोषण है, यानी कि 5 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनसे आप मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। अगर आप 5 साल से छोटे, 5 साल से 14 साल के उम्र के बच्चे हैं, अगर उनसे आप काम करवा रहे हैं तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अनुच्छेद संख्या 23 के अनुसार आप उन लोगों से काम नहीं करा सकते हैं जो 14 साल से कम उम्र के हैं। ठीक है, तो बाल शोषण। अनुच्छेद संख्या 23 बाल शोषण का विरोध करता है। किसी भी बच्चे के साथ आप काम, कोई भी ढाबा पे, कोई भी फैक्ट्री में आप उनसे काम नहीं करवा सकते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद संख्या 24 में। हाँ, अनुच्छेद संख्या आर्टिकल नंबर 24 क्या बताता है कि जो भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या 14 साल से पार भी हो चुके हैं तो उनसे कोई भी खतरनाक काम आप करवा नहीं सकते हैं। वैसा काम जो उनके हेल्थ के लिए हानिकारक हो, उनके जान पर रिस्क हो, तो उसका विरोध करता है अनुच्छेद 24। यानी कि बच्चों से आप उनसे स्मगलिंग नहीं करा सकते हैं, उनसे आप कोई भी ऐसा काम नहीं करा सकते जो गैर कानूनी हो, साथ ही साथ उनके जान पे खतरा ना हो, उनके स्वास्थ्य पे खतरा ना हो। तो ये अनुच्छेद नंबर 24 के अनुसार बच्चों को अधिकार दिया गया है और इसका विरोध करता है। ठीक, अब अनुच्छेद संख्या 25 पे आते हैं। पच्चीस क्या कहता है, तो अंतर धर्म, यानी कि आप अपना पर्सनल क्या धर्म फॉलो करते हैं या फॉलो करना चाहते हैं, धर्म मानने का अधिकार, धर्म अपनाने का अधिकार दिया गया है आपको अनुच्छेद संख्या 25 में। अगर आपको हिंदू बनना है आप हिंदू अपना सकते हैं, मुस्लिम आपको बनना है मुस्लिम, अगर आप सिख बनना चाहते हैं तो आप सिख बन सकते हैं, आपको ईसाई बनना है ईसाई बन सकते हैं अनुच्छेद संख्या 25 के अनुसार। साथ ही साथ अगर आपको सत्संग करना है, सत्संग देखते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा सत्संग होते रहता है, तो सत्संग भी करना है तो आप अनुच्छेद संख्या 25 के अनुसार सत्संग भी कर सकते हैं। 2 चीज़ बताएं, पहला आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, अगर आपको हिंदू पसंद है तो हिंदू धर्म अपनाइए, मुस्लिम तो मुस्लिम अपनाइए, वो आपका है, वो अधिकार आपको दिया गया अनुच्छेद संख्या 25 के अनुसार। साथ ही साथ आपको सभा करना है, सभा मतलब सत्संग जिस टाइप का होता है, यानी कि धर्म का प्रचार करना, तो आप धर्म का भी प्रचार कर सकते हैं अनुच्छेद नंबर 25 के अनुसार। और जो सिख लोग हैं, जो कृपान रखते हैं, जो छोटा सा देखते हैं छुरी रखे रहते हैं, तो जो छोटा सा छुरी रखने का अधिकार जो दिया है
वो सरकार संविधान उनको अनुच्छेद नंबर 25 के अनुसार उनको ये अधिकार दिया हुआ है, उनको संविधान से अधिकार मिला है कि आप एक कृपान रख सकते हैं। वैसे तो ये कृपान उनका धार्मिक में भी लिखा हुआ है, इसलिए भी रखते हैं, और साथ ही साथ संविधान में उनको ये अधिकार दे दिया है कि आप अनुच्छेद नंबर 25 के अनुसार ये कृपान धारण कर सकते हैं। ये था अनुच्छेद नंबर 25, धर्म अपनाने का अधिकार, धर्म अपनाने का